गुड आफ्टरनून, दिस इज NB13 बैच। अपन जीओसी पढ़ रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोगों का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। इस टॉपिक में हम लोग रिएक्शन की मैकेनिज्म्स देखते हैं, तो उसमें एक चीज बोलते हैं उसको आरएम। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में, कुछ स्टडी मटेरियल में इसको आरएम भी नाम दिया जाता है। आरएम का मतलब होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो दिस ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म्स। तो ये जीओसी का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि रिएक्शंस होती कैसी है। जैसे अब अपने पास में रिएक्टेंट है, तो A+B गिव्स C+D, तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो C और D इसमें क्या है, प्रोडक्ट्स है, और A और B क्या है, रिएक्टेंट है। लेकिन रिएक्शन में अंदर क्या हुआ सर? अंदर रिएक्शन में A और B ने रिएक्ट किया, लेकिन रिएक्ट कैसे किया? तो जैसे उसने रिएक्ट किया उसको बोलते हैं अपन रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे उसको? इट इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, उसमें A और B रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दो तरीकों की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे केस में दो डिफरेंट टाइप्स रहने वाले हैं। तो एक चीज होती है वाया इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, एक नया वर्ड है हम लोगों के लिए, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। और दूसरा फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, तो उसको बोलते हैं टी स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन से रिएक्शन हो सकती है या फिर ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन हो सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, होता भी होगा तो अपने को नहीं पढ़ना है। हमारे लिए दो ही चीजें हैं, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। फिर से एक बार, इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये लिखने की कुछ जरूरत नहीं है इसमें। फिर और एक चीज, सपोज R+P मिलके X बना रहे हैं। ठीक है, तो R को अपन बोलेंगे रिएक्टेंट, P को भी अपन बोलेंगे रिएक्टेंट, और X को अपन बोलेंगे प्रोडक्ट, है ना। लेकिन R और P क्या है? R और P जो रिएक्टेंट्स है उसमें से किसी एक रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा है। दोनों में से कोई एक चीज ऐसी होगी जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसको बोलते हैं एक्टिव रिएजेंट। क्या बोलेंगे उसको? एक्टिव रिएजेंट। और जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो एक्टिविटी कम उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, और एक्टिविटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा, तो उसको बोलते हैं एक्टिव रिएजेंट। तो ऐसा बोलते हैं कि एक्टिव रिएजेंट अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट। एक्टिव रिएजेंट जो है वो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। फिर अब मन में एक डाउट आता है, सर ये क्या फालतू टाइम पास चीजें बता रहे हो? अगर सबस्ट्रेट भी अगर अटैकिंग रिएजेंट पे अटैक करते तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है? लेकिन उसमें डिफरेंस आता है, फर्क पड़ता है। ये चीज अपने को 3 महीने बाद समझ में आएगा। तो एक्टिव रिएजेंट जो है वो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट पे अटैक हो रहा है, एक्टिव रिएजेंट अटैक कर रहा है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको लिखना है, लिख लो। रिएक्शन मैकेनिज्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म्स दो टाइप की होती है, ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज इंटरमीडिएट फॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म हो गया। अब सेकंड पॉइंट ये लिख लो, अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट पे। फिर वो R+P X लिख लेना। R और P दोनों रिएक्टेंट है और X प्रोडक्ट है। R and P both are reactants, X is the product। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट इसमें किसी को? हेलो, नेटवर्क वगैरह बढ़िया है सबका? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। ठीक है, अब जो दो टाइप की मैकेनिज्म थी उसमें अपन पहले देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि अपने पास में ये है AB+CD गिव्स, A के साथ में D लगेगा तो AD लिखेंगे, और B के साथ में C लगेगा तो CB लिखेंगे। ध्यान से देखें कि मैंने C को B के साथ में लिखा है, लाइक C। ये क्या हो गया? हाँ भाई बोलिए, वीरती मेहता अनम्यूट। सर आपकी आवाज लैग हो रही है। आवाज लैग हो रही है, अभी मैंने नेटवर्क बोला और नाटी लग गई। रुको एक सेकेंड, वीरती आप अनम्यूट रहे थोड़ी देर। कहाँ गई वीरती? प्लीज अनम्यूट, और अनम्यूट ही रहना जब तक मैं बोलूँ नहीं। यस सर। अब बेटर है क्या? यस सर। वीरती मैं एक सेंटेंस हाँ बोलूंगा। बेटर है। हाँ, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा,
फिर आपको वो सेंटेंस दोहराना है, रिपीट करना है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरे बोलने के बाद आपके सुनने में कितना गैप है, जिससे मैं थोड़ा सा स्पीड वगैरह मैनेज करने की कोशिश करूंगा। तो मैं सेंटेंस बोलूंगा और जैसे ही वो सेंटेंस खत्म, इंग्लिश में होगा, जैसे ही सेंटेंस खत्म होगा, जैसे ही आपको सुनाई दे तो आपको रिप्लाई बैक करना है। ओके वीरती? Yes, sir. ठीक है। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। Paris is the capital of France. बहुत नेटवर्क गैप है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क गैप है। लेट अस ट्राई टू वर्क अराउंड दिस। रिएक्शन लिख रही है स्क्रीन पे, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस सी बी। ध्यान से देखे कि स्क्रीन पे मैंने बी सी नहीं लिखा है, मैंने सी बी लिखा है। क्योंकि अगर अपने को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है क्लास 10th का, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में कैसा रहता, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। तो मेटल पहले लिखते और नॉन मेटल बाद में लिखते। तो ये चीज लोगों को क्लिक हो रहा होगा कि हाँ, सोडियम क्लोराइड भी जो लिखते हैं तो वो NaCl लिखते। सोडियम क्लोराइड जो लिखते हैं वो NaCl लिखते, ClNa नहीं लिखते। तो ए बिहेव कर रहा है मेटल जैसा, तो सी भी बिहेव करेगा मेटल के जैसा। ए बिहेव कर रहा है मेटल के जैसा, तो सी भी बिहेव करेगा मेटल के जैसा। और बी बिहेव कर रहा है नॉन मेटल जैसा, तो डी भी बिहेव करेगा नॉन मेटल जैसा। तो ए डी प्लस सी बी, ये प्रोडक्ट बन गए। अब ये जो प्रोडक्ट बने तो ये कैसे बने होंगे ट्रांजिशन स्टेट में, अपन देखते हैं क्या होता है। तो क्या हो रहा है कि ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटने वाला है। वैसे ही सी और डी के बीच में भी एक बॉन्ड है, तो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ डी सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है ये फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये बॉन्ड को अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूँ और इसको भी ऐसे डॉट 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 वाले लाइन से रिप्रेजेंट करूँ, नहीं अलग कलर में रिप्रेजेंट करेंगे अपन। तो क्या जनता को समझ में आ रहा है कि जो रेड कलर के बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेकिंग कंडीशन है, तो उसको लिखते हैं बीबी। और जो ब्लैक कलर के बॉन्ड है, दो ब्लैक कलर के बॉन्ड है, उसको लिखेंगे बीएफ, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ए और डी का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और बी और सी का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो क्या होता है एक्चुअली, ये रिएक्शन पहले इधर जाता है और फिर इधर जाता है। मतलब ये हुआ रिएक्शन वन लाइन में जो लिखा, और ये पूरा जो हुआ, ये पूरे को अपन बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। इट इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म। इस रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग आर साइमल्टेनियस। तो ये पॉइंट लिख लो सब लोग, प्लीज इसको लिख लिया जाए नोटबुक में। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन आर साइमल्टेनियस इन ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म। जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है स्पीशीज के बीच में, ये वर्ड सुन लो, बायो वाले बहुत यूज करते हैं वर्ड को, स्पीशीज, अपन भी स्पीशीज यूज करेंगे। जो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है स्पीशीज के बीच में, वो अगर साइमल्टेनियसली होता है तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सो इट इज लाइक, सो द रिएक्टेंट्स are converting into products via transitioning through that molecule, through that transition state. Reactants are getting converted into products. Reactants are getting converted into products by transitioning through the transition state, by moving through the transition state. इसमें कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? शांतनु अनम्यूट। सर जो ऊपर का बॉक्स किया है वो रिएक्शन, हाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है वो ट्रांजिशन स्टेट, और हाँ, जो पूरा सर्कल है वो रिएक्शन मैकेनिज्म। बस करेक्ट ना? बहुत बढ़िया, करेक्ट। तो वो जो पूरा सर्कल है वो रिएक्शन मैकेनिज्म है ट्रांजिशन स्टेट के टाइप का। ऐसा और एक टाइप का रिएक्शन मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, और टोटल हमारे लिए सिर्फ दो ही टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म है। ओके शांतनु? यस सर। बहुत बढ़िया, यस सर। करेक्ट। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज ट्रांजिशन स्टेट, म्यूट कर लो। और एक पॉइंट लिखवाया मैंने इसमें, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन आर साइमल्टेनियस इन ट्रांजिशन स्टेट। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होते हैं? साइमल्टेनियस होते हैं ट्रांजिशन स्टेट में।
ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट इसमें? एनी कंसर्न्स, एनी डिफिकल्टीज? नो डाउट्स। ठीक है, तो अब ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया। अब अपन दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा देखेंगे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में देखो कैसा होगा, वही वाला एग्जांपल लेंगे अपन। सेम एग्जांपल लेंगे, लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा है, पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ए मेटल था ना, तो वो ए प्लस प्लस बी माइनस हो गया। और सी डी के केस में भी अपन ऐसा लिख सकते हैं, ना, सी प्लस प्लस डी माइनस। फिर क्या हुआ, वो ए प्लस प्लस डी माइनस जो था वो ए डी बन गया, और सी प्लस प्लस बी माइनस जो था वो सी बी बन गया। तो इसमें रिएक्शन में अपने को क्या क्या देखने को मिल रहा है, ए प्लस बी माइनस, सी प्लस डी माइनस, ये चार चीजें देखने को मिल रही है। इन चारों चीजों को बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। तो इसकी वजह से जो रिएक्शन हुई उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट मैकेनिज्म। तो ये भी लिख लो, दिस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट मैकेनिज्म थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। So intermediate formation takes place. समझा ये सबको? कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो भी पूछ लो। नहीं पूछना, वेरी गुड। ठीक है, शांतनु बोलिए, शांतनु। सर एक बार आप फिर से बताओगे क्या इंटरमीडिएट है और क्या मैकेनिज्म वगैरह, वो तो टर्मिनोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांजिशन स्टेट में देखो दो मैकेनिज्म के दो टाइप रहते हैं, एक रहता है ट्रांजिशन स्टेट और एक रहता है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ट्रांजिशन स्टेट में क्या रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज बनती, इसमें कोई स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज नहीं बनी, वो स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज को ही ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। यहाँ क्या बनते हैं, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की स्पीशीज बनती। तो जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की स्पीशीज जो है उसको अपन इंटरमीडिएट नाम देते, मतलब अपना सादा वाला कटायन अनायन जैसा। तो अगर कटायन अनायन के बेसिस पे रिएक्शन चल रही है तो उसको बोलना इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में चार्ज स्पीशीज बनती है, पॉजिटिव निगेटिव जैसी स्पीशीज बनती है, और फिर वो स्पीशीज कंबाइन होती है। हो गई कंबाइन, तो इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। मतलब दिस मैकेनिज्म इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। फिर इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर वाला कंसेप्ट है, इसलिए नए प्रोडक्ट्स बन गए, बिकॉज पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। बोलिए श्रेया। सर ये सब साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा, मतलब पहले स्पीशीज बन रहे और फिर बॉन्ड फॉर्म हो रहा क्या? हाँ बराबर, अगर साइमल्टेनियसली होता था तो उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, समझा? हाँ हाँ ठीक। क्लिक हो रहा है, वेरी गुड, सबको क्लिक हो रहा है, आई कैन अज्यूम दिस। पहले पॉजिटिव निगेटिव स्पीशीज बनी, फिर वो पॉजिटिव निगेटिव स्पीशीज वापस से कंबाइन हुई, तो वापस से कंबाइन होने वाली चीज को मैं नाम देता हूँ रिकंबाइन, क्योंकि कंबाइन बोलेंगे तो फिर तो ए और बी वापस कंबाइन हो गए, तो ए और डी कंबाइन हुए और बी और सी कंबाइन हुए। ठीक है, तो इसमें आप नोटबुक में एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन यूजुअली प्रोसीड्स वाया टू स्टेप मैकेनिज्म। intermediate formation usually proceeds via two-step mechanism, और ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म यूजुअली प्रोसीड्स वाया सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म प्रोसीड्स वाया सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ट्रांजिशन स्टेट एक ही स्टेप में होता और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन दो स्टेप में होता, बस तीन स्टेप वाली रिएक्शन नहीं रहती अपने लिए, या तो एक या तो दो। तो जो चीज साइमल्टेनियसली हो रही है
वो एक ही स्टेप में हो जाएगी। जो चीज साइमल्टेनियसली हो रही है वो एक ही स्टेप में हो जाएगी, और जो चीज साइमल्टेनियसली नहीं हो रही वो 2 स्टेप में हो जाएगी। पहले इंटरमीडिएट बनाओ, फिर वो इंटरमीडिएट को यूज करके प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, ये चीज इसको डिलीट करें। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं पूछना है। तो एक छोटा सा अपन ऐसा डिफरेंस जैसा लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेट और यहाँ लिखेंगे इंटरमीडिएट। ठीक है, इसमें ऐसे आर लिख देंगे अपन, आर पी। तो ये आर से क्या बना, सपोज आर के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज, नहीं यार आर पे अच्छा नहीं लग रहा है, आर पी प्लस एक्स वाई गिव्स आर वाई प्लस एक्स पी। तो आर इससे बने आर प्लस पी माइनस एक्स प्लस वाई माइनस, फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये कंपाउंड बनाएगा, ये दूसरा कंपाउंड बनाएगा, फिर क्या होगा, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस सी बी। तो इसमें वो एक ही स्टेप में होगा, मतलब ये ऐसा, ये ऐसा, और ये पूरा का पूरा है 1 स्टेप मैकेनिज्म। क्यों है 1 स्टेप मैकेनिज्म? क्योंकि साइमल्टेनियसली हो रहा है। हाँ भाई, इसको लिख ले, जल्दी से लिखे इसको। आगे बढ़े, कोई डाउट किसी को? प्लीज पूछ लो। ठीक है, अब हम लोग पहले सबसे पहले अपन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन वाला देखेंगे। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन डीप में स्टडी करेंगे अपन। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। हमारे केस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टाइप के इंटरमीडिएट अपने को देखने को मिलेंगे, और भी होते हैं लेकिन अभी अपन पहले 3 टाइप की बात कर रहे हैं। तो एक होता है कार्बोकैटायन, एक होता है कार्बन आयन, और एक होता है कार्बन फ्री रेडिकल। इसको लिखो ऐसे के ऐसे लिखना जैसे बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, कार्बोकैटायन। इसको लिखना कार्ब अनायन। देखो वही नॉमेनक्लेचर वाला रूल, वॉवेल के सामने वॉवेल नहीं चलता। और इसको बोलना कार्बन फ्री रेडिकल। लिखो इसको जल्दी जल्दी। कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। चले आगे, कोई डाउट किसी को? तो अपन एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी। कार्बोकैटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकैटायन। कार्बन आयन मतलब कार्बन पे निगेटिव चार्ज मतलब कार्बन आयन। और कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो कार्बन फ्री रेडिकल जो रहता है ये चीज रहती है न्यूट्रल। ये न्यूट्रल स्पीशीज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये जो डॉट है ना, डॉट, ये डॉट उसका कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है जो उसने बॉन्डिंग के लिए दिया था। फिर वो बॉन्डिंग खत्म हो गई तो उसको खुद का इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया। फिर वो वापस मिल गया तो इलेक्ट्रॉन लेके रखा हुआ है उसने। तो वो चीज क्या है, वो चीज न्यूट्रल है। कार्बन फ्री रेडिकल इज न्यूट्रल। कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज, कार्बन आयन निगेटिव चार्ज। कार्बोकैटायन पॉजिटिव, कार्बन आयन निगेटिव, वो तो मतलब कॉमन सेंस से ही आ गया अपने को समझ में। लेकिन कार्बन फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है, ये लिख लो कहीं पे, कार्बन फ्री रेडिकल इज न्यूट्रल। कोई डाउट?
इसमें क्या ही डाउट होगा। चलिए आगे। ठीक है, तो अब देखो फ्री रेडिकल मतलब कार्बोकैटायन कैसे बना। तो फॉर एग्जांपल ऐसे इमेजिन करो अपने पास में Cl है, क्लोरोमीथेन है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं कॉमन नेमिंग सिस्टम में, और वैसे इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये क्लोरोमीथेन है अपने पास में, और अपन ने क्या किया, इसके ऊपर कोई रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, तो रिएक्शन करवाने की वजह से वो जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। अपन ने बॉन्ड ब्रेक करवा दिया, तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या दिखेगा, CH3+ और Cl- है ना। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर जाएगा, फिर क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो Cl- और CH3+, CH3+ Cl-, तो ये बन गया कार्बोकैटायन। तो ये लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होती है, बट दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स इन विच कार्बोकैटायन इज क्रिएटेड। तो हीट वगैरह करेंगे तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। So this is formation of carbocation in this case. चले आगे। ठीक है, अब मेरा एक डाउट है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, जिन लोगों को आंसर देना है वो हाथ उठा सकते हैं। जैसे अपन कैसा Cl- लिखते हैं ना, है ना, Cl- बन गया ये। HCl में भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे HCl लेते हैं, पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद वो H++ Cl- में डिसोसिएट होता है, इधर एक्वस लिखते, इधर एक्वस लिखते, इधर एक्वस लिखते। फिर ये जो Cl- रहता है, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, बराबर है। तो अब मेरा ये डाउट है, मेरा क्वेश्चन है, जिनको आंसर देना है हाथ उठाए प्लीज। Cl- पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, Cl- पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आंसर देने के लिए हाथ उठाए। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन Cl- इज, बोलिए आदित्य, अनम्यूट। सर 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देते। हाँ ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स में बना रहा हूँ। आदित्य म्यूट मत करना, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। और तो ये दिख रहा है क्या, 4 पेयर्स मैंने बना दिया, आदित्य बोलो हाँ। यस सर। हाँ, अब आदित्य मुझे बताओ निगेटिव चार्ज क्यों है। अच्छा मुझे बताओ, चलो HCl में कितने लोन पेयर्स है। HCl में भी सर 4 ही है। नहीं, HCl में 3 लोन पेयर्स है। 3 है 3 हाँ, है सर। एक शेयर्ड पेयर है, बराबर। यस सर। हाँ, तो HCl में एक शेयर्ड पेयर और 3 लोन पेयर, Cl- में 4 लोन पेयर, सही बात है आदित्य। यस सर। हाँ करेक्ट, यहाँ तक अपन दोनों करेक्ट है। अब आदित्य आप मुझे बताएं कि Cl- में निगेटिव चार्ज क्यों आया। सर नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो और रीजन सुनेंगे अपन अभी, ठीक है। चलो श्रेया से पूछते हैं, श्रेया अनम्यूट। सर क्योंकि उसने हाइड्रोजन से दो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो छीन लिए। बहुत बढ़िया, गलत जवाब श्रेया, थोड़ा और सोचे, आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, थोड़ा और ज्यादा सोचो। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, म्यूट कर लो। नहीं हाँ अच्छा सॉरी, अनम्यूट, सॉरी, अनम्यूट करेंगे एक बार। नहीं सर, ऐसे ही बोला कि नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अभी ऑफलाइन क्लास में कैसा रहता है, अपन पूछते हैं, अपन मतलब टीचर्स पूछते हैं, फिर कोई स्टूडेंट को खड़ा करते हैं, अभी उनको नहीं आया तो क्या करते, बैठ जाओ। तो ऑफलाइन क्लास में क्या बोलेंगे, म्यूट कर लो। तो श्रेया आप म्यूट कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन इज Cl- पे निगेटिव चार्ज क्यों है, HCl में तो नहीं है, तो Cl- में ऐसा क्या हो गया कि उस पे निगेटिव चार्ज आ गया। आंसर देने के लिए हाथ उठाए, शांतनु। सर जो क्लोरीन का न्यूट्रल एटम है उसमें उसके आजू बाजू में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मगर इसमें अपन ने 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं। बहुत बढ़िया, तो फिर करेक्ट उसके आंसर, न्यूक्लियस में समझो 7 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। करेक्ट, करेक्ट आंसर शांतनु। अब श्रेया को लग रहा होगा मैंने क्या गलत कर दिया। श्रेया ने बोला हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए। कैसा रहता है कि यहाँ पे इस शेयर्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का खुद का है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया वो हाइड्रोजन का आया। तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव चार्ज आया। जनता को क्या लगता है, 3 लोन पेयर रहेंगे तो न्यूट्रल, 4 लोन पेयर रहेंगे तो निगेटिव चार्ज, तो एक्स्ट्रा लोन पेयर की वजह से निगेटिव चार्ज। ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा लोन पेयर की वजह से निगेटिव चार्ज नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव चार्ज है।
वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया, क्योंकि क्लोरीन का तो खुद का ही इलेक्ट्रॉन था ना, खुद का इलेक्ट्रॉन अगर खुद से ही वापस एक्सेप्ट करेंगे तो उससे चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन थोड़ी होगा, वो तो खुद का इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का आया उसकी वजह से सिंगल निगेटिव चार्ज, ऐसा अपन लिखते हैं। श्रेया समझ में आ रहा है आपको? आई होप कि आपने जो बोला कि हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए, बराबर है। शेयर्ड पेयर जो थी वो पूरी की पूरी लोन पेयर में कन्वर्ट हो गई, लेकिन वो 2 में से एक उसका खुद का था, इसीलिए सिंगल निगेटिव चार्ज लिखा। तो सब लोग इस चीज का ध्यान रखें कि 3 लोन पेयर्स मतलब न्यूट्रल और 4 लोन पेयर मतलब निगेटिव, ये सही है। लेकिन 4 लोन पेयर में निगेटिव मतलब लोन पेयर की वजह से निगेटिव नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव है। इस चीज का अपन ध्यान रखें। बहुत बढ़िया। तो फिर यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि क्लोरीन ने निगेटिव चार्ज लिया, मतलब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन लिए उसने कार्बन के? 1 इलेक्ट्रॉन। और उसकी वजह से कार्बन पे कितना चार्ज आ जाएगा? कार्बन पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज आपके पास नोटबुक में कहीं तो भी लिख लो, एक केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन वाला कंसेप्ट है ये। क्लोरीन के 3 लोन पेयर, क्लोरीन के 4 लोन पेयर, तो 4 लोन पेयर निगेटिव, 3 लोन पेयर न्यूट्रल, मतलब एक्स्ट्रा लोन पेयर की वजह से निगेटिव क्या? नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव। तो कार्बोकैटायन में लिखना, कार्बोकैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बोकैटायन में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कार्बोकैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्योंकि क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। कार्बोकैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ठीक है, चले आगे अपन। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट अपन अब देखेंगे कार्बन आयन। मान लो CH4 है और CH4 में कोई प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में निकल गया। निकल सकता है ना हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में, कोई तो भी प्रोसेस हुआ। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन नेचर में नहीं होता है, क्योंकि मीथेन एसिडिक नहीं है, लेकिन कोई तो भी बड़े से प्रोसेस में ये चीज हो रही है। तो अपन उसको RH लिखते हैं। क्या लिखते हैं? RH। R बताया था ना, अल्काइल ग्रुप, तो R माइनस प्लस H प्लस लिख दिया अपन ने। और इसको क्या बोलेंगे अपन? कार्बन आयन। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन आयन। फिर इसमें वही लॉजिक, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलने की वजह से पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे और निगेटिव चार्ज कार्बन पे। पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। इसको लिख लो और उसके नीचे लिखना कार्बन आयन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। कार्बन आयन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। सामने वाली चीज पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और कार्बन ने निगेटिव चार्ज ले लिया। कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ पूछना है? चले अपन आगे। चलो आगे। अब देखेंगे फ्री रेडिकल। पता नहीं है क्या कैसे हो जाता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, और भी इंटरेस्टिंग। जैसे CH3H है और मान लो कि यहाँ पे जैसे बॉन्ड अपन ब्रेक कर रहे हैं, तो ये CH3 डॉट बन गया और ये हाइड्रोजन डॉट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। जैसे 2 लोगों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन शेयर किया, पार्टनरशिप की, बॉन्ड बनाया, फिर जब बॉन्ड ब्रेक करने का टाइम आया तो दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। तो इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन का मुफ्त वाला रेडिकल। सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बन फ्री रेडिकल CH3 डॉट। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है। क्यों चार्ज नहीं है? क्योंकि शेयरिंग इक्वल थी, तो वापस से बंटवारा, वापस से डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल ही हो गया। और इससे क्या बन गया? इससे बन गया हाइड्रोजन रेडिकल, है ना। तो ये हाइड्रोजन एटम है। ऐसे रहता है ना हाइड्रोजन का एटम, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूक्लियस, 0 न्यूट्रॉन्स। तो बस ये जो है हाइड्रोजन,
वही है ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया, कार्बन को खुद का इलेक्ट्रॉन, खुद का जो पर्सनल इलेक्ट्रॉन था कार्बन का वो ले लिया कार्बन ने, और ये क्या बन गया, कार्बन फ्री रेडिकल। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज, इसको भी हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ऐसा बोले। दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, बोलिए ओम, अनम्यूट। सर इधर ये ऐसा क्यों हुआ कि मतलब CH उन दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि पिछली एग्जांपल में CH4 था। हाँ हाँ, अ, तो पिछले एग्जांपल में कैसा प्रोसेस लिखा था मैंने, तो वैसे यहाँ पे भी प्रोसेस लिख लेना। किसी बड़ी सी रिएक्शन में कोई तो भी कंडीशन ऐसी होगी जिस कंडीशन की वजह से फ्री रेडिकल बना। मतलब अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन ग्रामर का ABCD सीख रहे हैं, बाद में सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आप ये समझो, हाँ बोलिए बोलिए। ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है। नहीं, ये वन स्टेप नहीं, पिछला भी वन स्टेप नहीं था, उससे पहले का भी वन स्टेप नहीं था, और उसके पहले सिर्फ एग्जाम्पल थे। ये तो सिर्फ एक बड़ी सी रिएक्शन का एक छोटा सा टुकड़ा है। ओके सर, समझ गया। है ना, कार्बन कभी भी खुद का हाइड्रोजन प्लस के फॉर्मेट में नहीं देता। मतलब CH4 जो है, CH4 कभी भी H+ डोनेट नहीं करता। अरे सोचो, CH4 अगर H+ डोनेट कर सकता था तो मीथेन को तो एसिडिक बोल देते थे। एसिड की डेफिनेशन क्या है, H+ डोनर्स। तो मीथेन तो एसिड नहीं है, तो मीथेन एसिड नहीं है मतलब मीथेन H+ डोनेट नहीं करता ना। तो ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बन रेडिकल दिखता कैसा है, कार्बोकटायन दिखता कैसा है, कार्बन आयन दिखता कैसा है, और बड़ी सी रिएक्शन में अपन उसको बनाएंगे। बोलिए वीरती मेहता। सर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है? हाँ वेरी गुड, चलो आप ही बताओ, आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? सर पता नहीं। पता नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कार्बन आयन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो तो सिंपल है। वीरती म्यूट कर लो। और कार्बोकटायन जो है वो कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन खुद के पास रहने के बाद में वो तो चीज डेफिशिएंट भी नहीं रहनी चाहिए और वो चीज इलेक्ट्रॉन रिच भी नहीं रहनी चाहिए, ये हमारे मन में डाउट आता है। लेकिन यहाँ ये सोचे कि इलेक्ट्रॉन कार्बन को चाहिए, फ्री रेडिकल को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। वो तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद जब उस पर निगेटिव चार्ज आएगा तब जाके इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना, तब अपन वो निगेटिव चार्ज से डील करेंगे। आज की डेट में तो रिक्वायरमेंट उसकी ऑक्टेट कंप्लीशन की है। फिर मन में डाउट आता, सर वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच भी तो हो गया। तो नहीं, कार्बन जो है वो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, या तो वो शेयर करेगा या तो वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, या फिर नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले। नॉन मेटल्स आर नेवर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा और शेयर करना चाहेगा या फिर एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो बिकॉज कार्बन इज अ नॉन मेटल, इसीलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, इसीलिए फ्री रेडिकल क्या है, इसीलिए फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। वीरती कहाँ गई, वीरती अनम्यूट करे। समझ में आया ये चीज? यस सर, समझा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है फ्री रेडिकल बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। वो तो जब ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करेगा, जब उसके ऊपर एक्स्ट्रा का निगेटिव चार्ज आएगा, तब उसका प्रॉब्लम बढ़ेगा ना कि अब ये निगेटिव चार्ज का क्या करूं। जब तक उस पर निगेटिव चार्ज नहीं आया तब तक तो उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है लाइफ में। ठीक है, और एक चीज इसमें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप लोग रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को मनी, करेंसी जैसा सोचे। ये स्टेटमेंट शायद पहले बोला भी होगा मैंने, इलेक्ट्रॉन्स इज द करेंसी फॉर रिएक्शंस। रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, तो हमारी जिंदगी में भी हम पैसों का लेन देन करते रहते हैं। सो मनी इज करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन एनी रिएक्शन। तो जो पर्सन गरीब है वो तो गरीब है ही, और जो पर्सन रिच है वो रिच है। लेकिन जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसे है उसको और ज्यादा रिच होना है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को रिच होना है। वो तो रिच होने के बाद पता चलेगा ना कि अमीरों के क्या प्रॉब्लम रहते हैं लाइफ में। लेकिन जब तक गरीब है तब तक न्यूट्रल होना है, जब न्यूट्रल हो गए तब ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया, तो लाइफ में नई टेंशन चालू हो गई कि वो निगेटिव चार्ज का क्या करे। तो आई होप ये चीज जनता को क्लियर हो रही है। फिर और एक चीज, यहाँ पे हम लोगों ने 3 टाइप के इंटरमीडिएट्स देखे, कार्बोकटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल।
तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कभी भी ये मत सोचना कि फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है कि कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है कि कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है। तीनों अपनी अपनी जगह पर बराबर है। वो तीनों को आपस में कंपेयर ना करें। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि कंपाउंड्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन इंटरमीडिएट्स। जो कंपाउंड होता है वो इंटरमीडिएट से हमेशा ज्यादा स्टेबल रहता है। कंपाउंड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन इंटरमीडिएट। तो ये भी आप लोग लिख लो कहीं पे, ऐसे छोटा सा ठिपका मार के पॉइंट लगा के लिख लेना, दैट कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप जनता को हैवी नहीं हो रहा है। सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ आज तो मैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की वजह से। ठीक है, और जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो बॉन्ड क्लीवेज का मतलब बॉन्ड का ब्रेक होना। बॉन्ड क्लीवेज मींस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये हो गया होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कैसा होगा? CCl, बॉन्ड ब्रेक हुआ C++ Cl-, CH, बॉन्ड कैसा ब्रेक होगा? C- + H+। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का, और यहाँ पे अपन ने एग्जांपल दिया है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का। इसको लिख लो और ये लर्न करना कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में न्यूट्रल स्पीशीज तैयार होती है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, neutral species are formed. Homolytic bond cleavage, neutral species are formed. Heterolytic bond cleavage, charged species are formed. Heterolytic bond cleavage, charged species are formed. कोई डाउट इसमें? बोलिए श्वेता। सर इंटरमीडिएट नहीं होते? इंटरमीडिएट क्या? कटायन और अनायन ही होते हैं क्या? हाँ, हमारे लिए कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन ही रहेंगे। अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन हमेशा कार्बन के बारे में बात करेंगे। अब जैसे इधर Cl- बन गया, तो Cl- क्या है? क्लोराइड अनायन है। तो क्लोराइड अनायन भी इंटरमीडिएट है, बट हमारे लिए सिर्फ कार्बन के बारे में ही अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो H+ बना उसको भी कुछ अच्छा नाम रहता है, प्रोटोनियम रहता है उसका नाम, प्रोटोनियम। H+ को बोलते हैं प्रोटोनियम। तो ये भी इंटरमीडिएट है, लेकिन हम सिर्फ C+, C-, C., इसके बारे में बात करते हैं। हमारे लिए ये 3 इंटरमीडिएट और एक ट्रांजिशन स्टेट, बस ये चारों चीजों के अराउंड ही पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवॉल्व करता है। श्वेता कमेंट। किधर गई श्वेता? चली गई शायद। शांतनु अनम्यूट। सर इसमें क्लीवेज का क्या मतलब है? बॉन्ड ब्रेक होना। क्लीवेज मतलब बॉन्ड ब्रेक होना, बॉन्ड कट होना। अगर होमोलिटिकली बॉन्ड कट करते हैं तो इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल मतलब 1+1। और अगर अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक चीज को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, एक चीज को 0 मिल जाएंगे। जिसको 2 मिले उसको 1 एक्स्ट्रा मिला, जिसको 0 मिले उससे 1 गया, जिससे गया उस पे पॉजिटिव, जिसको मिला उसको निगेटिव। क्लीवेज का मतलब कट करना। ओके सर, समझा। ठीक है, श्रेया। सर ये जो आपने हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में 2 एग्जांपल्स दिए,
उसमें कार्बन पे प्लस और माइनस दोनों चार्ज आ रहे हैं दोनों एग्जांपल में, तो हाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण आ रहे हैं क्या? हाँ बराबर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण आ रहे हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा भी बहुत सारे कारण है। तो यहाँ पे अपन ने सिर्फ सोपा सोपा लिया, क्लोरीन माइनस और हाइड्रोजन प्लस, इसलिए क्लोरीन हटा के कार्बन पे पॉजिटिव लगा दिया, हाइड्रोजन हटा के कार्बन पे निगेटिव लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचकर ही लिया है, लेकिन आगे चल के और भी कंडीशंस रहेंगी। जिस देखो, पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि ट्रांजिशन स्टेट करना है कि इंटरमीडिएट करना है। फिर अगर इंटरमीडिएट करना है तो ये समझना पड़ेगा कि हेट्रोलिटिक कराए कि होमोलिटिक कराए, और हेट्रोलिटिक कराना है तो ये समझना पड़ेगा कि कार्बोकैटायन बनेगा कि कार्बन आयन बनेगा। श्रेया, आपको समझा है जो मैंने बोला? हाँ सर, समझा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से Cl माइनस और H+ लिखा है। ओके, ओके सर। ठीक है, वेरी गुड। श्वेता आ गई क्या वापस? नहीं आई। हाँ श्वेता, प्लीज अनम्यूट। आपका डाउट था, समझा क्या आपको? तो मैं डिस्कनेक्ट हो हाँ वही, गई, आप डिस्कनेक्ट हो लेकिन गए थे मैं तो आप, रिकॉर्डिंग देखूंगी। बहुत बढ़िया। आपको डाउट याद है क्या? हाँ सर। एक बार फिर से बोलेंगे क्या आप? सर मैंने पूछा था कि इंटरमीडिएट कटायन और अनायन ही हो सकते हैं हाँ हाँ क्या हाँ, सर? ठीक है। तो इंटरमीडिएट कटायन और अनायन ही, मतलब कटायन और अनायन और फ्री रेडिकल तो सिर्फ कार्बन ही हो सकते हैं क्या? तो कार्बन के अलावा भी चलेंगे। जैसे हाइड्रोजन वाले इंटरमीडिएट को बोलते हैं प्रोटोनियम। फिर जैसा ये क्लोराइड आयन बना, लेकिन हमारे केस में अपन सिर्फ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल की बात करेंगे। पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसेंशियली पूरा का पूरा 11th-12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेई नीट सिलेबस का 4 चीजों के अराउंड घूमने वाला है। 4 चीजें इंपॉर्टेंट है: कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल एंड ट्रांजिशन स्टेट। तो कोई भी मैकेनिज्म अगर आया सामने, तो मैकेनिज्म में पहले सोचना इंटरमीडिएट करना कि ट्रांजिशन स्टेट करना। ट्रांजिशन स्टेट करना तो उसके रूल लगाना, इंटरमीडिएट करना है तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेक करना कि होमोलिटिक ब्रेक करना, उसका भी डिसीजन पता चलेगा ना रिएक्शन को देखने के बाद। अपन थोड़ी पढ़ाई करेंगे उस पर। फिर होमोलिटिकली बॉन्ड अगर ब्रेक होने वाला है तो उसके रूल लगाना, होमोलिटिकली नहीं हो रहा, हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो रहा, तो ये देखो कि कार्बोकैटायन बनता कि कार्बन आयन बनता। कार्बोकैटायन बनता तो उसके रूल लगाओ, कार्बन आयन बनता तो उसके रूल लगाओ, और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अभी पहला ही लेक्चर है, ठीक है। श्रेया, कुछ है क्या और डाउट? नो सर, गलती हाँ से हो गया। ठीक है, ठीक है। श्वेता अनम्यूट। सर मोल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सर ने बताया था कि इंटरमीडिएट वो सब्सटेंस है जो फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होता और सेकेंड रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? उतनी सेम ही चीज है ना, जैसे पहली रिएक्शन हुई। हाँ अच्छा, वो वाला इंटरमीडिएट अलग है एक्चुअली। हाँ वो कैसा है, सर क्या बात कर रहे थे? सर ये बात कर रहे होंगे, ये ए से बी बना और बी से सी बना, तो सर के लिए बी इंटरमीडिएट है। तो एक्चुअली कैसा है, सर ये बोल रहे थे कि ए अगर रिएक्टेंट है तो बी प्रोडक्ट है, और बी को अगर रिएक्टेंट बना दिया तो सी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उस केस में ये वाली चीज जो है, किसी के लिए रिएक्टेंट और किसी के लिए प्रोडक्ट, तो वो चीज है थोड़ा सा उसको फिजिकल केमिस्ट्री का इंटरमीडिएट समझना। ये फिजिकल केमिस्ट्री में लाल कलर में जो लिखा है वो कंपाउंड है, वो एक अकेला कंपाउंड है। अपने लिए इंटरमीडिएट मतलब चार्ज स्पीशीज है। एक्चुअली कंसेप्ट वही हो रहा है ना, हम लोग भी तो वही चीज पढ़ रहे हैं। रिएक्टेंट से अपन प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो रिएक्टेंट से पहले अपन इंटरमीडिएट में गए और फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट में गए। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं है, ये एक चार्ज स्पीशीज है या फिर फ्री रेडिकल है। सो दिस इज नॉट अ कंपाउंड इन इट सेल्फ। जो यहां पे लिखा है उसमें बी कंपाउंड है। श्वेता अनम्यूट। ये सब क्लियर। क्लियर, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये हो गया। हाँ तो इंटरमीडिएट, हाँ हमारे लिए इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट का ना मैं एक डेफिनेशन जैसा लिख देता हूँ, आप लोग उसको लिख लो। मैं डिक्टेट करता हूँ, प्लीज लिख लो इसको। रियल सेपरेबल स्पीशीज, नहीं ऐसा टाइपिंग का भी ऑप्शन था ना यार, मैं भूल रहा हूँ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये मेजरेबल स्पीशीज नहीं है, मेजरेबल स्टेबिलिटी है। रियल सेपरेबल स्पीशीज ऑफ मेजरेबल स्टेबिलिटी। Real separable species of measurable stability which are formed during reactions are called as intermediates. Real separable species of measurable stability जो कि रिएक्शन के दौरान बनती है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये स्पीशीज की भले ही स्टेबिलिटी अच्छी खासी है लेकिन कंपाउंड जितने स्टेबल नहीं होते ये, they are not as stable as compounds which means they cannot be stored in container like compounds. मतलब कंपाउंड को कंटेनर में रख सकते हैं ना, इंटरमीडिएट को कंटेनर में नहीं रख सकते। ऐसा कार्बोकेटायन बाटली भी नहीं मिलता। कुकिंग ऑयल कैसा बॉटल में मिलता, क्योंकि वो कंपाउंड है। शुगर कैसा थैली में भर के लाते 1 किलो शुगर, क्योंकि वो कंपाउंड है। ऐसा मार्केट में इंटरमीडिएट नहीं बनता, नहीं मिलता। इंटरमीडिएट बनता और रिएक्ट कर जाता, बनता और रिएक्ट कर जाता, बनता और रिएक्ट कर जाता, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इंटरमीडिएट्स। और भी अपन नेक्स्ट वन पे इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक और छोटा सा एडवाइस, स्टार्टिंग में क्लास के पहले भी एडवाइस दिया था मैंने, क्वेश्चन सॉल्व करें। और एक मेरा एडवाइस ये है कि आइसोमरिज्म और नोमेनक्लेचर इसके प्लीज वर्कशीट, डीपीपीज, असाइनमेंट जो कुछ भी मिलता रहे मेरे से वो सॉल्व करते रहे, क्योंकि क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे रहेंगे जो मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा। वो कंसेप्ट मैं क्वेश्चंस के तौर पे पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा उसको गोला मारेंगे, डिफिकल्टी सेशन में डिस्कस करेंगे, तब जाके वो कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। तो इसीलिए वो क्वेश्चंस को सॉल्व करे। 4-5 ऐसे आइसोमरिज्म के कंसेप्ट है, जैसे टॉटोमरिज्म वगैरह पढ़ाया था लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया था, वो डिटेल में मैं क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो प्लीज क्वेश्चंस सॉल्व करें। नेक्स्ट टर्न पे जीओसी कंटिन्यू करेंगे, अगले हफ्ते डिस्कशन होगा। तो अगले हफ्ते 2 क्लासेस 3 क्लास जितना भी टाइम अपने को मिलेगा उसमें हम नया कंटेंट नहीं पढ़ने वाले हैं। आइसोमरिज्म के वर्कशीट्स और डीपीपी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, नोमेनक्लेचर की वर्कशीट और डीपीपी जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो सारा अपन सॉल्व करके आए और डिस्कस करेंगे क्लास में। और इसके अलावा आइसोमरिज्म की 4 असाइनमेंट है मेरे पास में, वो मैं सैटरडे को सुबह 8 बजे, संडे सुबह 8 बजे, नेक्स्ट वीक सैटरडे सुबह 8 बजे, नेक्स्ट वीक संडे 8 बजे। सुबह 8 बजे असाइनमेंट मिलेगी, शाम में 8 बजे उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो वो आंसर्स खुद के चेक करना, खुद से कंसेप्ट समझना, और जो क्वेश्चन नहीं आए वो क्लास में डिस्कस करना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट्स किसी को? ठीक है, कल मिलेंगे सुबह, टुमारो 9 AM। बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। आज के लिए इतना ही।